हेलो स्टूडेंट्स, मैं ममता मित्तल पीजीटी केमिस्ट्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डावाली विलेज सिरसा से। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 10th, जिसमें हम डिस्कस करेंगे द्रव्यमान क्या होता है, भार किसे कहते हैं, द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है, परनोद, दाब तथा वस्तु का चंद्रमा के ऊपर भार कितना होता है, उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सब हम इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है द्रव्यमान तथा भार। द्रव्यमान का मतलब होता है वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा को हम उसका द्रव्यमान कहते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक पैकेट में 1 किलो चीनी है, तो उस पैकेट में विद्यमान चीनी की मात्रा को हम उसका नाम द्रव्यमान देते हैं। इसकी इकाई जैसे मैंने अभी मेंशन किया किलोग्राम, ग्राम होती है। एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग इसकी इकाई किलोग्राम ली जाती है। इसकी वैल्यू हर एक स्थान के ऊपर एक जैसी रहती है, चाहे वस्तु पृथ्वी पर है या अन्य किसी ग्रह पर है या फिर मून के ऊपर हम बात करें, सभी जगह पर द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में मास कहते हैं या एम से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हर एक स्थान के ऊपर एक जैसी रहती है, क्योंकि पदार्थ की मात्रा जितनी होगी द्रव्यमान उतना ही होगा। अब उस पदार्थ को चाहे आप पृथ्वी पर ले रहे हो, चाहे किसी बृहस्पति, मंगल या किसी अन्य ग्रह पर ले रहे हो, तो वह तो सेम ही रहेगा, इसलिए द्रव्यमान भी सेम रहता है। द्रव्यमान कभी भी किसी वस्तु का शून्य नहीं होता। द्रव्यमान एक अचर राशि है। अचर, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि द्रव्यमान हमेशा एक समान रहता है, स्थान बदलने से द्रव्यमान की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आता। यह एक अदिश राशि है, मतलब दिशा के ऊपर इसका निर्धारण नहीं होता। इसकी जो वैल्यू किसी भी दिशा में है वो हमेशा समान रहती है। द्रव्यमान से किसी वस्तु के जड़त्व का माप किया जाता है। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व के द्वारा कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन को रेजिस्ट करती है, रोकती है। जितना किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उतना ही उसमें जड़त्व अधिक होता है। अगर हमने द्रव्यमान को मापना है तो हम कैसे माप सकते हैं? उसको मापने के लिए भौतिक तुला का उपयोग किया जाता है। भौतिक तुला में जब दोनों पलड़े एक ही लेवल के ऊपर होते हैं तो उन दोनों में जो द्रव्यमान होता है वह भी एक जैसा हो जाता है। तो उसी तरह से ही भौतिक तुला के द्वारा किसी वस्तु के द्रव्यमान को मापा जाता है। अब हम बात करते हैं भार की। भार, जिसे नॉर्मली लैंग्वेज में हम वजन कह देते हैं, हमारे घरों में या लैब के ऊपर आपने देखा होगा वेइंग मशीन लगी होती है, जिसके ऊपर खड़े होकर हम अपना भार मापते हैं और उसकी जो रीडिंग आती है वह किस में आती है? किलोग्राम में, कि वेट 40 है, 50 है ना। तो वहां पर भी हमारे पास किलोग्राम आ रहा है, तो क्या यह द्रव्यमान है? नहीं। उस समय हम क्या मापते हैं? वजन या कह लो भार। तो होता क्या है भार? आपको पता है पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसके कारण पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। तो पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु के ऊपर लगने वाला बल हमें क्या देता है? उस वस्तु का पृथ्वी के ऊपर भार। क्लियर? आप ये कह सकते हो कि बल तथा भार एक जैसी ही टर्म है। पृथ्वी ने किसी वस्तु के ऊपर जो बल लगाया है, हम उसे उस वस्तु का पृथ्वी के ऊपर भार मानते हैं। न्यूटन सर, आप सबको पता है, उन्होंने हमारे पास बल के बारे में बताया था। उसका हमारे पास सूत्र क्या दिया गया था? m गुना a।
एम अभी हमने डिस्कस किया, क्या कहते हैं उसको, द्रव्यमान। ए का मतलब क्या होता है, त्वरण। अगर हम थोड़ी सी इसमें चेंज कर दें, मीन्स हम रेफर कर रहे हैं F इक्वल टू W इक्वल टू M गुना G, तो ये G क्या है, यह भी त्वरण है। लेकिन ये त्वरण क्यों है, ये पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण है। तो जब पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण होता है वह वस्तु पर लग रहा हो, तो हमारे पास कैलकुलेशन किसकी हो जाती है, भार की। द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, उसे नाम क्या दिया जाता है, भार। जी जो अभी हमने त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण मेंशन किया, उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इसे अप्रोक्सीमेट 10 भी सपोज कर सकते हैं फॉर द इजी कैलकुलेशन। भार जो अलग अलग स्थानों के ऊपर अलग अलग मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घर पर हूं तो मेरा भार डिफरेंट होगा, ऑफिस स्कूल इन डिफरेंट सिटी चली जाऊं तो भार डिफरेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं हम कह रहे। यहां पर डिफरेंट प्लेसेस का मीनिंग क्या है कि मान लेते हैं पृथ्वी के ऊपर हो, काफी ऊंचाई के ऊपर हो, पहाड़ी एरियाज में हो, पृथ्वी के केंद्र की तरफ जा रहे हो, भूमध्य रेखा की तरफ जा रहे हो, ध्रुवों की तरफ जा रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो पृथ्वी के ऊपर, तो उस अकॉर्डिंगली जी की वैल्यू बदलती जाती है। अगर जी बदलेगा तो m गुना जी करके हमें भार मिला था, तो ऑब्वियस है भार भी बदल जाएगा। क्लियर? तो यह एक सदिश राशि है जो दिशा के ऊपर निर्भर कर रही है। अलग अलग स्थानों पर यहाँ पर इस तरह से भी लिया जा सकता है कि पृथ्वी ग्रह के ऊपर इसका कोई भी वस्तु है, भार जो है मान लेते हैं 5 है। बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह, चंद्रमा के ऊपर आपको भार अलग अलग मिलेगा, तो यह एक अचर राशि नहीं है। जैसे आपको पता है कि भूमध्य रेखा के पास हमारी पृथ्वी थोड़ी सी उभरी हुई है, जबकि ध्रुवों के पास यह थोड़ी सी पिचकी हुई है। तो इसका मतलब ध्रुवों के पास आर की वैल्यू, आर मतलब अर्धव्यास, पृथ्वी का अर्धव्यास ज्यादा है और ध्रुवों के पास कम है, जिसके कारण आपको पता है गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वह आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ध्रुवों के ऊपर जी की वैल्यू अधिक होगी, भूमध्य रेखा के ऊपर जी की वैल्यू कम होगी। एज ए रिजल्ट m गुना जी के सूत्र के द्वारा हम कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा के ऊपर भार कम होगा तथा ध्रुवों के ऊपर भार अधिक पाया जाएगा। तो मेन डिपेंडेंसी किसके ऊपर हो रही है, जी के ऊपर। जैसे जैसे जी की वैल्यू में बदलाव आता है, चाहे वह धरती की सतह के ऊपर ले रहे हैं या डिफरेंट ग्रहों के ऊपर ले रहे हैं, जैसे जैसे जी की वैल्यू में अंतर मिलेगा उसी तरह से भार भी बदलता जाता है। तो यह एक अचर राशि नहीं है, यह एक सदिश राशि होती है। एज वेल एज भार जो होता है वह शून्य भी हो सकता है। अभी हमने कहा था द्रव्यमान शून्य नहीं होता, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि भार शून्य हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, भार वेट W है ना, W इक्वल टू m गुना जी। m तो कभी 0 नहीं हो सकता, तो इट मीन्स वो स्थान जहां पर g 0 हो जाएगा वहां पर आपको भार 0 मिलेगा। और g की वैल्यू 0 कब होती है, जब कोई अंतरिक्ष में होता है, क्योंकि वहां पर कोई गुरुत्वीय बल काम नहीं कर रहा होता। तो किसी अंतरिक्ष यात्री का भार जो होता है वह शून्य होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर g की वैल्यू 0 होती है। तो यह था भार के लिए डिफरेंट मेजरमेंट्स। अब भार को मापा कैसे जाता है, जैसे मैंने अभी कहा कि F बल बराबर किसके है, वेट के। तो F के लिए हमारे पास इकाई क्या है, न्यूटन, जिस साइंटिस्ट के द्वारा बल की खोज की गई थी उन्हीं के ऊपर हमारे पास बल के लिए सूत्र, बल के लिए इकाई दी गई है न्यूटन।
तो भार की मेजरमेंट के लिए भी इकाई यूज की जाती है न्यूटन। तो फिर वेइंग मशीन के ऊपर जब भार को मापते हैं तो किलोग्राम क्यों आया, है ना। तो हमारे पास क्या होता है बेटा, वेइंग मशीन के अंदर एक इस तरह का ऑपरेटर सेट किया गया है जो कि जितनी भी भार की मेजरमेंट आती है नो डाउट वह न्यूटन में आई। मान लेते हैं कोई पर्सन वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हुआ और उसकी भार की रीडिंग आ गई 700 न्यूटन, 700 न्यूटन आ गई। तो इसका मतलब भार 700 न्यूटन, है ना। न्यूटन में हमारी मेजरमेंट नहीं है, हमारे पास किसमें है, किलोग्राम में। तो हमने इसको किलोग्राम में कैसे बदलना है, वही फार्मूले से F इक्वल टू M गुना G। इट मीन्स M हमारे पास क्या आ गया, F बटा G मीन्स 700 बटा 10 9.8 अप्रोक्सीमेट 10। तो हमारे पास 700 बटा 10 किया तो हमारे पास कितना आ गया 70, और वो किस में आ गया, केजी में। तो वेइंग मशीन के अंदर ही एक ऐसा ऑपरेटर सेट होता है जो दी गई रीडिंग को डिवाइड बाय 10 कर देता है, जिसके कारण हमारे पास जो भार आता है वह किस में आएगा, किस कैलकुलेशन, किस इकाई में आएगा, किलोग्राम में। ठीक है। अदरवाइज हम क्या सुपोज कर रहे हैं कि उसके अंदर इस तरह की चेंजेस की गई है। भार की मेजरमेंट किसमें हुई थी, न्यूटन में। उस ऑपरेटर्स ने उसको बदलकर किसमें शो किया, किलोग्राम में। तो याद रखो कि भार की जो इकाई होती है वह क्या है, न्यूटन। इसको मापने के लिए जैसे मैंने अभी रेफर किया वेइंग मशीन, या इसको क्या कहते हैं, कमानीदार तुला, उसके द्वारा इसकी मेजरमेंट की जाती है। तो इस तरह से आप द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है वो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। चंद्रमा के ऊपर भार कम होता है और पृथ्वी के ऊपर भार अधिक होता है। इसको हम कैलकुलेट या प्रमाणित कर सकते हैं। तो प्रमाणित करने के लिए हमारे पास क्या यूज किया जाता है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, जो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, F इक्वल टू कैपिटल G क्या है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। कैपिटल M किसी ग्रह का जो द्रव्यमान होता है, स्मॉल m हम यूज करते हैं वस्तु के द्रव्यमान के लिए, और r क्या होता है, यह डिस्टेंस होता है जो किसी ग्रह के केंद्र से लेकर वस्तु जहां तक प्रेजेंट है उनके बीच का। क्लियर। तो हमारे पास अब दो ग्रहों की तुलना की गई है, एक पृथ्वी और दूसरा मून, या जिसे चंद्रमा कहते हैं। मैंने मून शब्द इसलिए यूज किया ताकि सिंबल यूज करते समय मैंने क्या करना है, जो कैपिटल M जिसके द्वारा हम ग्रह के द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मून के लिए हम लिखेंगे M और पैर में, समझ रहे हो, उसके बेस के ऊपर स्मॉल m। और जब पृथ्वी के द्रव्यमान की बात करते हैं तो कैपिटल M और उसके पैर में E। क्लियर। इसी तरह से R को RE अर्थ के लिए और RM शब्द यूज करेंगे हम चंद्रमा के लिए। अब हमारे पास FE तथा FM इस फार्मूले के द्वारा आ जाएंगे। जब इन दोनों को हम एक दूसरे से तुलना करते हैं तो हमारे पास जैसे कि G की वैल्यू स्थिर होती है, चाहे वो पृथ्वी है, मून है या कोई भी अन्य ग्रह है, तो G कैंसिल आउट हो गया। स्मॉल m जो वस्तु का द्रव्यमान है, द्रव्यमान ग्रह के अनुसार नहीं बदलता, तो वह भी एक जैसा रहता है, वह भी कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास नेट क्या रह जाता है, FE अपॉन FM इक्वल टू ME। क्लियर। ME मल्टीप्लाई RM स्क्वायर बटा M स्मॉल m गुना RE की स्क्वायर। तो अब हमें चाहिए द्रव्यमान अर्थ का, मून का और उनकी त्रिज्या। जैसे कि आपके पास टेबल में यह सारी वैल्यूज दी हुई हैं। आपने यह याद भी करना है कि जो हमारे पास अर्थ का द्रव्यमान होता है वह होता है 5.98 गुना 10 की पावर 24, और जो चंद्रमा का द्रव्यमान है वह होता है 7.36 गुना 10 की पावर 22। तो हम कह सकते हैं
यदि आगे वाली टर्म को अप्रोक्सीमेट इक्वल ले लिया जाए तो दोनों में एक दूसरे में क्या डिफरेंस है। वहां पर अर्थ में हम लिख रहे हैं 10 की पावर 24 और यहाँ पर लिख रही हैं 10 की पावर 22 चंद्रमा के लिए। तो इट मीन्स जो अर्थ का द्रव्यमान है वह चंद्रमा के द्रव्यमान का 100 गुना है। तो इसको हम अप्रोक्सीमेट 100 गुना से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि हम त्रिज्या की बात करते हैं तो जो हमारे पास पृथ्वी की त्रिज्या है वह होती है 6.37 गुना 10 की पावर 6 और जो हमारे पास चंद्रमा की है वह होती 1.74 गुना 10 की पावर 6 मीटर। तो अब इन दोनों में 10 की पावर एक जैसी है, लेकिन एक तरफ आपके पास 1.74 दिया गया है और दूसरी तरफ आपके पास 6.37 दिया गया है। तो इट मीन्स जो अर्थ की त्रिज्या है वह 4 गुना है जो हमारे पास चंद्रमा की त्रिज्या होती है। तो यदि इसी तरह से हम इन वैल्यूज को हमारे जो ऊपर फॉर्मूला बनाया है उसमें पुट करते हैं तो हमारे पास नेट वैल्यू क्या आ जाता है, बराबर है 100/16 जैसा आप देख रहे हो। Fe को हम वेट भी रेफर कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया बल या भार एक ही बात है। तो मैं इस फॉर्मूले को बेटर इस तरह से लिख सकती हूँ WE/WM इक्वल टू 100/16। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ गया, अप्रोक्सीमेट 6.25 अप्रोक्सीमेट 6 गुना हमारे पास वैल्यू आ रही है। ये 6.6 इसलिए आया क्योंकि हमने एग्जैक्ट वैल्यू पुट नहीं की। जब हम इनकी एग्जैक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 6। तो WE इक्वल टू 6 गुना WM, ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है। तो इसको इस तरह भी रेफर कर सकते हैं कि WM बराबर है 1/6 WE। मीन्स चंद्रमा के ऊपर जो भार है वह पृथ्वी की भार की तुलना में 1/6 होता है। या ये कह सकते हो कि चंद्रमा पर जो वस्तु का भार है, मान लेते हैं 6 है, तो अर्थ के ऊपर क्या होगा, उसका 6 गुना मीन्स 36 यहाँ पर भार होगा। तो इस तरह से हम पृथ्वी और चंद्रमा के ऊपर सेम वस्तु का भार पता कर सकते हैं। अब इससे जुड़े हुए सवाल नंबर 1, एक वस्तु का द्रव्यमान ग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। तो हमारे पास द्रव्यमान दिया गया है 10, इसके गुना हम कर देंगे 9.8 के साथ, तो हमारे पास भार कितना आ जाएगा, 10 गुना 9.8, तो वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ जाएगी 98 और इसका यूनिट, इसकी इकाई क्या होगी, न्यूटन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है। यह हमारे पास भार दिया है इसलिए इसके साथ न्यूटन लिखा है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा। तो चंद्रमा की सतह पर अभी हमने कहा कि भार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, /6। तो हमारे पास WM इक्वल टू 10/6, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 1.67 न्यूटन। तो ये हमारे पास चंद्रमा के ऊपर वस्तु का भार है। तो इस तरह से आप द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है वो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा डाउट कई बच्चों के पास होता है कि परनोद और बल में क्या अंतर है, परनोद तथा दाब एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स अपने माइंड में लेकर आते हैं। आपने नॉर्मली देखा होगा कि ऊंट रेगिस्तान में भाग रहे होते हैं। जो एक टैंक होता है, सेना में यूज किया जाता है, काफी ज्यादा हैवी होता है, अप्रोक्सीमेट 1000 टन उसका भार होता है। उसके जो नीचे टायर होते हैं उसके ऊपर एक चेन लगी होती है जो उसके सारे भार को हैंडल कर रही होती है। बसेस में हम देखते हैं कि जो टायर होते हैं वो बहुत ही चौड़े लगे होते हैं। तो ऐसी एग्जाम्पल्स कुछ ना कुछ तो हमें रिप्रेजेंट कर रही हैं कि इसी तरह का मटेरियल क्यों यूज हो रहा है। उसको हम साइंस की टर्म
परनोद से तथा दाव से इजीली समझ सकते हैं। परनोद बेटा किसी विशेष दिशा में नेट बल को कहा जाता है। मैंने क्या रेफर किया है? किसी विशेष दिशा में लग रहे नेट बल को हम नाम क्या देते हैं? परनोद। जब वही परनोद प्रति इकाई क्षेत्रफल मापा जाता है तो उसे नाम दिया जाता है दाव का। तो दाव क्या होता है? परनोद अपॉन क्षेत्रफल। क्लियर? परनोद अपॉन क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं? दाव। तो दाव तथा क्षेत्रफल एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। मीन्स अगर क्षेत्रफल कम कर दिया जाए तो दाव क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बुलेटिन बोर्ड नॉर्मली स्कूलों में लगे हुए देखे हैं, ग्रीन कलर के, उसके ऊपर शीट वगैरह लगी होती है। जब हमने उसके ऊपर कोई पेंटिंग लगानी होती है, कोई चार्ट लगाना होता है, तो वी नॉर्मली यूज ड्राइंग पेन्स। ड्राइंग पेन की जो ऊपर नोब होती है वो आपको पता है ज्यादा क्षेत्रफल की होती है, गोल सी होती है, और जो नीचे पिन होती है वह बिल्कुल ही स्मॉल क्षेत्रफल की होती है। जब हम अंगूठे के साथ उसे प्रेस करते हैं तो जो ड्राइंग पिन है वह इजीली बुलेटिन बोर्ड के अंदर चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आपने उसके ऊपर बल लगाया, एक विशेष दिशा में आप बल लगा रहे हो, मतलब आपने परनोद वहां पर लगाया है। चाहे आपने वहां पर जो अधिक क्षेत्रफल था वहां पर अपना अंगूठा लगाया है, लेकिन उसका इफेक्ट कहां पर हो रहा है? आगे वाली पिन के ऊपर, जिसका क्षेत्रफल बहुत ही कम है। वहां क्षेत्रफल कम होने के कारण क्या होगा कि उसके ऊपर दाव अधिक हो जाएगा और वो इजीली बुलेटिन बोर्ड के अंदर चली जाएगी। यही नॉर्मली होता है। तो जब आप क्षेत्रफल को कम कर देते हो, या लेट्स सपोज चाकू, ब्लेड, आरी, जितने भी औजार आप देखते हो, उन सभी में आप नोटिस करो कि वहां पर जो सरफेस है, सतह है, वह बिल्कुल स्मॉल क्षेत्रफल की जाती है। क्यों करते हैं? ताकि ऐसा करने से वहां पर दाव बढ़ जाए और वो अपना जो भी एक्शन है काटने का वो इजीली परफॉर्म कर सके। तो ये आप क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो कि क्यों ये चीजें तीखी होती हैं, क्यों इनका क्षेत्रफल कम होता है, ताकि इसके ऊपर दाव अधिक लग जाए। नॉर्मली आप रेत के ऊपर, समुद्र के किनारे रेत के ऊपर कभी खड़े होगी तो आप देखते हो कि आपके जो पैर होते हैं वह रेत के अंदर बहुत ज्यादा धसे हुए होते हैं। अब मान लेते हैं उसी रेत के ऊपर आप लेट जाओ और फिर देखिए अब कितनी रेत को अंदर की तरफ धस रहा है। आप नोटिस करोगे कि जो लंबवत रूप में जब आप खड़े थे, पैरों के द्वारा जो आपने वहां पर बल लगाया था वो ज्यादा था, और जब आप लेट रहे हो उस समय रेत इतनी ज्यादा नहीं धस रही। इट मीन्स वहां पर जो आपके द्वारा बल लगाया गया है या दाब है वो कम है। ये दोनों कंडीशन डिफरेंट कैसे हो गई? वस्तु का भार तो दोनों ही कंडीशंस में एक जैसा था, भार एक जैसा था, तो इट मीन्स उसके द्वारा लगने वाला बल भी एक जैसा ही है ना। तो यहाँ दोनों कंडीशन में जो बल या कह सकते हो परनोद, बिकॉज परनोद क्या है? एक विशेष दिशा में लग रहा बल। तो दोनों कंडीशंस में जो परनोद है वह एक समान है। अगेन आई रिपीट, वेदर आप रेत के ऊपर सीधे खड़े हो या रेत के ऊपर लेटे हुए हो, परनोद दोनों ही केसेस में बिल्कुल एक जैसा रहेगा। फर्क डिफरेंस कहां पर पड़ रहा है? जब आप लंबवत खड़े हो तो जो नीचे पैरों का क्षेत्रफल है वो बहुत कम है, जिसके कारण पूरे शरीर का भार कम क्षेत्रफल के ऊपर लग रहा है। तो वही हमारा सूत्र, बल बटा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कम है इसलिए दाब अधिक हो गया और रेत ज्यादा अंदर धसेगी। ठीक है, जब हम लेट जाते हैं तो क्षेत्रफल बढ़ गया, जो रेत के ऊपर लग रहा बल है उसका क्षेत्रफल बढ़ गया, और यदि क्षेत्रफल बढ़ जाए तो दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है।
इसीलिए उस समय रेत जो है वह कम धंसती है। तो दोबारा से आपने माइंड में रखना है, परनोद बल है जो कि एक विशेष दिशा में लग रहा होता है, और दाब परनोद वटा क्षेत्रफल को कहा जाता है। दाब का एसआई मात्रक, जैसे इसका फार्मूला सूत्र है हमारे पास परनोद वटा क्षेत्रफल, तो क्या होगा एसआई मात्रक इसका? न्यूटन वटा मीटर स्क्वायर। इसकी जो खोज है वह की गई थी ब्लेस पास्कल के द्वारा, तो उन्हीं के सम्मान में इसके एसआई मात्रक को पीए या सिंपली पास्कल कहा जाता है। अब हम दाब की कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारा सवाल क्या है? एक लकड़ी का गुटका मेज पर रखा है। लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है तथा उसकी बिमाई मतलब साइड्स कितनी है? 40 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर। लकड़ी के टुकड़े के द्वारा मेज पर लगने वाले दाब को ज्ञात कीजिए यदि इसकी निम्नलिखित बिमाओं की सतह मेज पर रखी हो। मीन्स आप किस तरह से लकड़ी के गुटके को टेबल के ऊपर रख रहे हो। फर्स्ट केस आपके पास दिया गया है 20 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर। तो इस स्थिति में लकड़ी के गुटके का जो क्षेत्रफल टेबल के ऊपर लग रहा है वह कितना है? 20 गुना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरी स्थिति में 20 सेंटीमीटर गुना 40 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इन दोनों कंडीशन में दाब कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? परनोद। परनोद मीन्स बल। बल मीन्स F इक्वल टू M गुना G। M हमारे पास दिया गया है 5 किलोग्राम, तो 5 गुना 9.8, जिससे हमारे पास कितना आ गया? 49 न्यूटन, 49 न्यूटन। और इस स्थिति में क्षेत्रफल हमारे पास क्या है? 20 गुना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमारे पास यूनिट एसआई में होने चाहिए, तो हम इसको मीटर में बदलेंगे। मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? वटा 10,000। वटा 10,000 जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.02। अब आ जाते हैं दाब। दाब के लिए हम क्या करेंगे? परनोद वटा क्षेत्रफल, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? 49 वटा 0.02। इससे हमारे पास आंसर क्या बन गया? 450। और इसका यूनिट क्या आएगा? पीए पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरी स्थिति में अब परनोद वही रहेगा 49 न्यूटन। और इस स्थिति में हमारे पास क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 40 वटा 100 गुना 20 वटा 100 मीन्स 800 वटा 10,000, जिसे सोल्व करने पर आपको आज मिलता है 0.08। दाब बराबर है 49 वटा 0.08। और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 612.5। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब आपके पास क्षेत्रफल बढ़ जाता है 0.08 तो दाब कम आता है, और जब आपके पास क्षेत्रफल कम है 0.02 होता है तो उस समय आपके पास दाब अधिक आता है। तो दोनों स्थितियों में से पहली स्थिति में आपके पास दाब अधिक आएगा। तो इस तरह से आप परनोद, दाब या फिर द्रव्यमान भार से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी सवाल आ जाए तो इजीली आप उसे कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।